जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पसंदीदा चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आप लोग कैसी लग रही है। जी हाँ मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क है। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है आप लोगों के लिए। जो लोग जैसे बाहर जो लोग महंगी महंगी शिक्षा संस्थानों में नहीं पढ़ पाते, तो एक ड्रीम है घनन सर का, उनका एक सपना है, एक उनकी एक विचारधारा है, उनका एक थाट है कि लोगों को शिक्षित कैसे किया जाए। जो पैसे के अभाव में दूर दराज नहीं जा सकते, गरीब किसान मजदूर ठेले वाले या रेहड़ी वाले के बच्चे जो हैं नहीं जा सकते, महंगी महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं प्राप्त कर सकते, तो उनको कैसे शिक्षित किया जाए। उन्हीं का एक ड्रीम है कि हम लोग घर घर शिक्षा पहुंचाएंगे, दिल जीतेंगे हम अपने काम से। जी हाँ मित्रों, इससे पहले कि हम लोग आज देखेंगे क्लास में कि क्या देखेंगे, व्याकरण। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला आप लोगों के। व्याकरण, व्याकरण में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, वर्णमाला पढ़ेंगे, संज्ञा, संज्ञा जैसे लिंग वचन कारक है, सर्वनाम है, तो हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे जैसे। और इसके पहले आप पंक्तियों को देखिए। कौन कहता है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अरे इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इसी पंक्तियों के साथ आपका सेशन शुरू होता है मित्रों। तो हम लोग देखते हैं आज व्याकरण। जी हाँ मित्रों, व्याकरण को हम लोग देखेंगे कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। और हाँ, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण। जी हाँ मित्रों, व्याकरणाचार्य में आप लोग जानते हैं कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है, किशोरी दास वाजपेयी का नाम आता है, पाणिनि महोदय का भी नाम आता है। आज सभी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। और व्याकरण आपकी लोगों की क्लास बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग एग्जाम में पूछ लेगा कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जी हाँ मित्रों, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, एग्जामिनर आप लोग पूछ लेगा। व्याकरण शब्द में बताइए कितने उपसर्ग हैं, किन मूल शब्दों से इसका निर्माण हुआ है। तो हम लोग इसी को देखेंगे, व्याकरण। जी हाँ मित्रों, यहाँ हम लोग देखें, यहाँ से हम बी ले लिए, बी उपसर्ग, बी उपसर्ग। अब आप लोग सोचेंगे उपसर्ग दादा क्या आ गया, नई चीज। अरे उपसर्ग वो होता है मित्रों, उपसर्ग शब्दांश होता है जो किसी शब्द में लगकर उसके मूल रूप उसके दिशा दशा को परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग वो शब्दांश होता है जिसी की शब्द में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वही उपसर्ग होता है। और प्रत्यय, जी हाँ मित्रों, उसी का भाई है छोटा, वो आगे लगता है ये पीछे लगता है। प्रत्यय, प्रत्यय किसी उस शब्दांश और जिसी के शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए उपसर्ग हम लोग लिए ना, यहाँ आगे लग गया, जो करण है ये प्रत्यय में आ जाएगा। तो उपसर्ग यहाँ बी हमने लिए, यहाँ आ बचा ना, आ दीर्घ आ। अगर व्याकरण की दृष्टि से हम लोग बोले तो बड़का वाला आ नहीं, इसे दीर्घ आ कहते हैं। और जो ए लिखते हैं हम लोग, इसको ह्रस्व आ कहते हैं। व्याकरण नाम इनका यही है। तब यहाँ फिर आ बच रहा है, आ ले लेंगे, आ उपसर्ग इसमें लगा। जी हाँ बिल्कुल लगा है, बहुत ही मजेदार क्लास हो गया। फिर करण देखिए, यहाँ करण मूल शब्द बच रहा है इतना, करण ये मूल शब्द है। जी हाँ मित्रों, करण ये मूल शब्द है, मूल शब्द है। इस प्रकार व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। जी हाँ मित्रों, इन शब्दों से मिलकर व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। तो यहां हम लोग देख सकते हैं तब जाके व्याकरण बना। एक बार पुनः, बी उपसर्ग आ उपसर्ग धन करण के मूल शब्द से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। यहां या इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, बी प्लस आ प्लस करण। देखिए तो ये क्या है, ये उपसर्ग आपका हो गया, बी उपसर्ग है। इस प्रकार भी आप लोग समझने के लिए जान सकते हैं। दीर्घ जो आ है ये भी उपसर्ग है। अब बच क्या रहा, जिसे करण बच रहा ना, एक करण बच रहा इतना, ये तो ये मूल शब्द हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये मूल शब्द हो जाएगा, ये मूल शब्द। इस प्रकार व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई, इसका निर्माण हुआ। तो हम आगे इसी व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति।
एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा किस धातु से बना है, तो हिंदी जो भाषा है, भाषा जो हिंदी भाषा में भाषा शब्द है, संस्कृत के भाषु धातु से बना है। जी हाँ मित्रों, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाषु धातु से बना है। भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भास धातु, जी हाँ मित्रों, भास ए धातु से बना है। जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये मानक और प्रमाणिक पुस्तकों से ही आप लोगों के बीच प्रोवाइड क्लास की जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भासु धातु से बना है। जी हाँ मित्रों, भाषा शब्द संस्कृत के भासु धातु से बना, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, कभी कह सकते हैं। आप लोगों को परीक्षा में पूछ लेगा भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना, तो जी हाँ आप लोग जानते रहिए ये भाषु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना। जी हाँ मित्रों, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। हम इसे भी देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक, शब्दों के जी हाँ मित्रों, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को, सांकेतिक भाषा, भाषा तीन रूप होते हैं ना, इसको भी हम लोग संकेत को भाषा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, भाषा कहते हैं। अब भाषा देखिए तीन रूप होते हैं। एक लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा क्या है? जब हम लोग लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं, जैसे हम बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो ये लिखित भाषा। और जब आप लोगों के बीच इसे बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा हो गई। और जब इशारों के माध्यम से समझाया जाता है तो वो सांकेतिक भाषा हो गई। भाषा के तीन रूप होते हैं मित्रों, एक लिखित, दूसरा जो नंबर है क्या है लिखित के बाद सांकेतिक, सांकेतिक के बाद मौखिक भाषा। जी हाँ मित्रों, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा जो वाक्यों, शब्दों एवं शब्द के मूल ध्वनियों से भी बनते हैं। तो हम लोग एक परिभाषा है पंडित कामता प्रसाद गुरु, अगर इनकी परिभाषा को हम लोग इग्नोर करें तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे व्याकरणाचार हैं, इनकी टक्कर में कोई व्याकरणाचार आज तक हुआ ही नहीं। तो इनकी एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने आचार विचार को दूसरे के माध्यम से प्रेषित करते हैं या प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति का हम लोग देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास आप लोगों की होगी। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब मित्रों साथियों करो, इस चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग, आपका ही चैनल है जो धरती पुत्र फाउंडेशन है, आप लोग धरती पुत्र फाउंडेशन के परिवार भी हैं। तो हम लोग देख रहे हैं व्याकरण, व्याकरण में उपसर्ग, बी उपसर्ग से, आ उपसर्ग से, करण मूल शब्द से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति निर्माण हुआ है। जो करण, हम लोग देख रहे हैं भाषा शब्द। यहाँ भाषा शब्द, एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ लेगा कि भाषा शब्द, जी हाँ मित्रों, भाषा शब्द संस्कृत के भात धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना। और शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। शब्दों के सार्थक या सांकेतिक समूह को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो हम लोग एक परिभाषा देखेंगे पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की। जी हाँ मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पूछ लेगा। भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु की हम लोग परिभाषा देखेंगे।
पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनकी एक रचना भी आप लोग जानते होंगे, भौमासुर वध है। ये मध्य प्रदेश के सागर नामक जिले में इनका जन्म हुआ था, एमपी में। कामता प्रसाद गुरु। गुरु, इनकी एक परिभाषा हम लोग डिफिनेशन इनकी एक देखेंगे, परिभाषा इनकी क्या है। परीक्षा में आप लोगों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। भाषा वह साधन है, जी हाँ मित्रों, भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांत प्रकट करता है, प्रकट कर सकता है, प्रकट करता है। भाषा वह साधन है, यहाँ हम लिखते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य, जी हाँ मित्रों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है, या उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांत, भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांत प्रकट कर सकता है, दूसरों पर भली भांत प्रकट कर सकता है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा थी। भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांत प्रकट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन इस एग्जाम में आप लोग से पूछ लेगा, भाषा के रूप कितने होते हैं। तो जैसे भाषा के 3 रूप होते हैं। जी हाँ मित्रों, हर चीज का कोई कोई ना रूप, आकार, स्वरूप होता है। कोई गोरा काला जैसे मनुष्य में होता है, तो उसी प्रकार भाषा का भी रूप होता है। तो बिल्कुल होता है, एक लिखित भाषा, दूसरी सांकेतिक भाषा, एक मौखिक भाषा भी होती है। तो हम लोग देखेंगे, परिभाषा को आप लोग देख लिए, अब हम देखेंगे भाषा के रूप। जी हाँ मित्रों, भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के रूप परीक्षा में आप लोगों से पूछ लेगा, भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, 3 रूप, या दे देगा लिखित भाषा इसमें कौन सी, लिखित, मौखिक और सांकेतिक इसमें कौन भाषा नहीं भाषा के रूप में। तो इसे हम 3 होते हैं। जैसे देखिए, लिखित एक होती है, लिखित भाषा, एक लिखित भाषा। नंबर 1 और 2 पे क्या हो गया आएगी, लिखित मौखिक। ये सीरियल आगे पीछे भी हो सकता, मौखिक भाषा। और तीसरी जो अंतिम रहे, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा। जी हाँ मित्रों, लिखित भाषा क्या होती है, जैसे मैंने इसी को लिख दिया, लिखित भाषा, ये लिखित हो गई। और मौखिक, जैसे आप लोगों के बीच संवाद में कर रहा हूँ, तो ये मौखिक भाषा हो गई। और जब यही चीज हमें इशारों में समझाने लगते हैं तो क्या हो जाती है, वो सांकेतिक भाषा हो गई। जैसे कालिदास और विद्योत्तमा के बीच जो हुई था संवाद, जो संवाद हुए थे, वो आप लोग जानते होंगे, वो क्या थी, इशारों में समझाया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आप लोग लिखना चाहे तो लिख लें, भाषा वह साधन जिसके द्वारा चिन्हों की सहायता से। अब हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं, लिखित भाषा। जी हाँ मित्रों, लिखित भाषा की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं।
लिखित भाषा, परिभाषा हम लोग देखें। जी हाँ मित्रों, लिखित भाषा की हम लोग क्या देख रहे हैं, परिभाषा देख रहे हैं। भाषा वह का वह रूप जिसकी जिसमें भाषा का वह रूप है। जी हाँ मित्रों, भाषा का वह रूप, अरे रूप माने आकार, जिसे आकार का बोध होता है रूप। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों चिन्हों की सहायता से, जी हाँ मित्रों, भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों चिन्हों की सहायता से, रूप जिसमें हम आगे लिखते हैं, जिसमें अक्षरों, ये चिन्हों, ये सही है, तत्सम तद्भव पूछ लेगा, ये चिन्ह सही लिखा गया है, चिन्हों की सहायता से, जी हाँ मित्रों, चिन्हों की सहायता से भाषा का वह रूप जिसमें हम अक्षरों और चिन्हों की सहायता से लिखकर या प्रकट करते हैं, सहायता से लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जी हाँ साथियों, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की हम लोग परिभाषा देख रहे हैं। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों चिन्हों की सहायता से लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जैसे पूछ लेगा, जैसे क्या है, जैसे पत्र है, लेख है, आप लोग लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे पत्र, लेख भी है, अरे ये सब तो लेखनी से लिखा ही जाता, लेख भी है, निबंध है, जी हाँ बिल्कुल, निबंध भी आप लोग कर सकते हैं। निबंध भी समझने के लिए आप लोग निबंध, नि धातु बंध से, जो किसी तरह से बंद ना, उसे क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। कहानी जीवनी भी आप लोग कह सकते हैं, कहानी जीवनी, यहां आदि कर सकते, आदि आते हैं। जी हाँ मित्रों, लिखित भाषा में पत्र लेख निबंध, पत्र लेख निबंध कहानी जीवनी आदि आते हैं। जब हम लेखनी बद्ध कर, जैसे मैंने लिख रहे थे हम, तो जिसे जीवनी है, लेखनी है, तो ये हो गया क्या आपकी लिखित भाषा। जब मौखिक आपको बीच संवाद हो रहा है तो ये मौखिक भाषाएं हो जाएंगी। असंकेतिक जब इशारों में हम लोग समझते या समझाते हैं तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। अरे आप लोग पढ़ रहे होंगे, देखिए जब नैन मटक्का होता है तो आंखें आंखें की बात समझ लेती हैं, ओठ ओठ से ही बात समझ लेते हैं, दिल दिल की बात समझ लेते हैं। कभी प्यार मोहब्बत करके देखिए, सांकेतिक भाषा यही है। जैसे आंखों से लोग इशारा करके समझा देते हैं, यही सांकेतिक भाषा हो गई। तो आगे हम लोग देखेंगे, जी हाँ मित्रों, अब एक मौखिक भाषा हो गई। नंबर 2 पे हम लोग क्या देखेंगे, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब ऑरल मौखिक, जैसे मैं आप लोगों के बीच बोल रहा हूं तो एक मौखिक भाषा हो गई। तो हम लोग देखेंगे आगे मौखिक भाषा, एक हेडिंग डाल लेते हैं कि मौखिक भाषा। अब हम मौखिक भाषा, जी हाँ मित्रों, नंबर 2 पे मौखिक भाषा। अब इसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या है, पहचान इसकी क्या है, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है, जब लिखनीबद्ध नहीं किया जाता उसे मौखिक भाषा कहते हैं, अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। जी हाँ मित्रों, विस्तृत भाषा
विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। विस्तृत व्याख्या विस्तृत व्याख्या भाषा का रूप है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। जी हम तो इसे ही क्या कहते हैं? मौखिक मौखिक भाषा कहते हैं। जी हम तो विस्तृत व्याख्या भाषा का रूप है जो मौखिक भाषा, इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे जैसे इसमें क्या आ जाएगी? जी हाँ मित्रों, जैसे मौखिक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑरल मौखिक है, लेखनीबद्ध लेकिन नहीं किया जाता है। जैसे दो लोगों के बीच संवाद भी हो जाएगा। लिखित जैसे लिखा नहीं जाता। दो लोगों के बीच संवाद, जैसे मैं आपके बीच संवाद जैसे बोल रहा हूं, तो ये मौखिक भाषा हो गई। बीच संवाद अर्थात ये लिखा नहीं जाता। तो मौखिक भाषा एक आप लोगों की और बच रही है। जी हाँ मित्रों, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसे आप लोग जानते होंगे, गूंगे बहरे जो लोग होते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा या ब्रेल लिपि। जी हम तो ब्रेल एक लिपि है, लुइस ब्रेल शायद उसके हैं, जनक हैं। उन्होंने इसको प्रतिपादित किया थी गूंगों के बहरों की पढ़ने के लिए, कि उन्हें कैसे पढ़ा या शिक्षित किया जाए। तो हम लोग देखेंगे एक जो अंतिम है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो जी हम तो सांकेतिक भाषा, ये दूसरी नंबर, ये तीसरी सांकेतिक। सांकेतिक भाषा, जी हाँ मित्रों, इसकी परिभाषा बिल्कुल इसकी भी परिभाषा है। मौखिक भाषा आप लोग समझ में आ गया होगा, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए। अगर कोई समस्या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। इससे और इसे मैं सरल भाषाओं में आप लोग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आम भाषाओं में, ना कि किताबी ज्ञान को दे रहा हूँ। किताबी ज्ञान ही है लेकिन अपने भाषाओं में आप लोग समझाने का प्रयास या संप्रेषित कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो हम लोग देख रहे हैं सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों द्वारा बच्चे गूंगे बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। इसे देखिए, जिन संकेतों द्वारा गूंगे बहरे बच्चे दूसरों को अपनी भाषा समझाते हैं, अपनी बात समझाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिन संकेतों द्वारा, तो यहाँ परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। जिन संकेतों द्वारा गूंगे जी हाँ मित्रों, जिन संकेतों द्वारा गूंगे बहरे बच्चे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। जी हाँ बिल्कुल मित्रों, सही आप लोग सुन रहे हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो जी हाँ मित्रों, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, उन्हें क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो आज हम लोग मित्रों, अब एक क्वेश्चन जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई या बड़ी इकाई पूछ लेता है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जी हाँ मित्रों, मौखिक भाषा की छोटी इकाई ध्वनि है। इस भी हम लोग देख लेते हैं।
पूछ लेगा आपको मौखिक भाषा सबसे छोटी इकाई क्या है। ध्वनि, जैसे किसी चीज़ को हम लोग नापते हैं ना, जैसे देखिए दूध है लीटर में नापते हैं, अब जो अनाज चीज़ को किलो में नापते हैं, कपड़ा उसको मीटर में नापते हैं, उसी प्रकार तो भाषा की भी कोई नाप तोल रहा होगा। तो जी हाँ मित्रों, बिल्कुल नाप तोल है। तो इसे है से ध्वनि है, जिससे आप लोग जानते हैं हर्ष दीर्घा, तो ये मात्रा है, कितना समय उसके उच्चारण में लग रहा है, ये नाप रहे हैं हम लोग। व्याकरणाचार्य क्या किए, इसको बनाए कि कैसे हम लोग माने इसको, क्या मापे। तो इसे देखते हैं हम लोग। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा उपयोगी तथ्य आप लोग डालिए, परीक्षा उपयोगी। जी हाँ मित्रों, आप लोग शांति बनाए रखिए और आगे देखिए, ठीक। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। पूछ लेगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यहां पूछेगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर किसी को पता हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। जी हाँ मित्रों, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक क्वेश्चन और बन जाएगा यहाँ प्रश्न, अभी उत्तर हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगर जो लोग जान रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं, शांति बनाए रखिए। अब देखिए अगली, जैसे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, लिखित भाषा की, बिल्कुल हाँ मित्रों, जब मौखिक हो गई तो लिखित भाषा की क्या है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। जी हाँ मित्रों, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ आंसर अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, आंसर इसका क्या होगा। जी हाँ मित्रों, आंसर इसका क्या होगा, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे अब एक क्वेश्चन और उठ जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। परीक्षा में आप लोगों को, परीक्षा में जो एग्जामिनर होते हैं पूछ सकते हैं, और उनके दिमाग के प्रेजेंट आप माइंड के ऊपर रहता है निर्भर कि वो क्या पूछ ले, क्या बना दे। तो आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आप लोग बाउंस ना हो, और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग अगर अच्छे से इस क्लास को देखेंगे तो आपको 100% इससे लाभ भी होगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आप लोग देंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जी हाँ मित्रों, इसका क्या आंसर होगा, हम लोग देखें मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, अभी तक किसी ने कमेंट के माध्यम से नहीं बताया। तो इसका क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो। जी हाँ मित्रों, इसका क्या हो जाएगा, ध्वनि। इसका जो उत्तर है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो लिखित भाषा सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। और जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर, यहाँ वर्ण हो जाएगी ये भी, और यहाँ वर्ण या अक्षर, जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जी हाँ मित्रों, उसे अक्षर कहते हैं। अब आप लोग जहन में होगा, अरे गुरुदेव एक नई चीज क्या डाल दिए, वर्ण क्या होता है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अभी जो वर्ण है इसे क्या कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को, अरे भैया ध्वनि के जब लिखेंगे लिखित रूप को, जब लिखेंगे लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन में आप लोगों दादा वर्ण के आगे वर्ण कहते हैं। जी हाँ मित्रों, ध्वनि के लिखित रूप को हम लिखेंगे, लिपिबद्ध करेंगे ना, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। और लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिप कहते हैं। और जब लिखने हम जिसे लिख रहे हैं
कोई चिन्ह भी रहा होगा, कोई चीज भी रहेगी, तो एक लिपि है देवनागरी लिपि, तो उसे क्या कहते हैं? अ, इसे वर्णों को लिखने के लिए चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें लिपि कहते हैं। यहाँ आप लोग लिख भी सकते हैं, वर्णों के लिखने के लिए परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, वर्णों को लिखने जी हाँ मित्रों, वर्णों के लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, वर्णों को लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। पूछ लेगा आप लोगों को, लिपि किसे कहते हैं? लिपि। जैसे हम लोगों की हिंदी की भाषा की क्या है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की क्या है? रोमन लिपि है। तो इसी प्रकार हम लोग देखें आज वर्ण। जी हाँ मित्रों, वर्ण पे हम लोग उम्मीद करते हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ध्वनि वर्ण। जैसे ध्वनि धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, पहले क्या आया? ध्वनि आया। ध्वनि से किसका विकास? हम लोग जो मौखिक रूप से बोलते हैं उससे क्या? ध्वनि। ध्वनि से क्या आया? वर्ण आया। इसे अक्षर भी कहते हैं, अक्षर। इसके बाद क्या आया? धीरे धीरे इसका क्या रूप हुआ? फिर वर्ण के बाद शब्द आया। जी हाँ मित्रों, शब्द। शब्द के बाद क्या आया? पद आया। शब्द। जी हाँ मित्रों, जैसे अक्षर में अभी समझा रहे हैं, पद आया। पद के बाद वाक्य भी आया। जैसे देखिए, वर्ण। ध्वनि क्या है? ये मौखिक है, ये मौखिक। इसका कोई रूप है नहीं। ध्वनि का कोई रूप थोड़ा होता है, बिल्कुल नहीं। तो वर्ण, जैसे वर्ण में क्या होगा? आ हो गया, का हो गया, चा हो गया, ये वर्ण हो गया। शब्द, जैसे राम, उमापाति आदि, ये जो शब्द है, ये शब्द बना। शब्द क्या है? एक सार्थक समूह है। इसके आगे आप लोग जब देखेंगे क्लास को, या अगली क्लास में हम आप लोगों को इस चीज को भी बताएंगे। पद। पद। जी हाँ, तो उसके बाद क्या? पद आया। इसके बाद क्या आया? जैसे राम खाता है, एक वाक्य हो गया, राम खाता है। हाँ? तो इसी प्रकार धीरे धीरे ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से वर्ण अक्षर, और अक्षर से शब्द, पद और वाक्य का विकास हुआ। इसके बाद क्या? एक जो अनुवृत्ति भी आ जाएगा इसी में, अगर आप लोग और जानने के लिए पूछ लेगा, अनुवृत्ति। इसी प्रकार धीरे धीरे शनै शनै इसका विकास हुआ। आगे हम लोग देखेंगे शब्द। जी हाँ मित्रों, शब्द किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? इसको हम लोग देखेंगे। इसी पर मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। एक बार पुनः है धरतीपुत्र फाउंडेशन के सभी परिवार से आग्रह है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। ये आपका चैनल है, आपकी ड्रीम है, आपकी सपने को सब करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सपने देखिए आप, सच लोग हम लोग करेंगे। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा उम्मीद भी करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जय हिंद, जय हिंदी। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो।